पीटर फ्रैंकोपैन अपनी किताब द न्यू सिल्क रोड्स में लिखते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वो ये कहते हैं कि 200 साल तक वेस्ट ने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की। वेस्ट का बनाया हुआ इंटरनेशनल सिस्टम, वेस्ट के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस और वेस्ट का बनाया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया के ऊपर 200 साल तक राइज रहा। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट की डोमिनेंस खत्म हो रही है और ईस्ट का राइज हो रहा है। और खास तौर पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है वो है चाइना। और इस हवाले से पीटर फ्रैंकोपैन ये लिखते हैं दैट इन द 1990s all the important decisions of international relations were decided in Paris, London and Washington, but today all the important decisions are decided in Beijing, Moscow and Delhi. आज के दौर में हम देखते हैं कि अमेरिका की डोमिनेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली दुनिया के ऊपर कम होती जा रही है और चाइना, रशिया और एशियन पावर्स की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जा रही है। और ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, खास तौर पर एशियन कंट्रीज, वो ये डिमांड कर रही हैं कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए जो कि वेस्ट ने बनाया है, और उसमें एशियन इनपुट भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो आने वाली सेंचुरी है ये एशियन सेंचुरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स वो हमें एशिया में नजर आती हैं। और इसीलिए ये डिबेट इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा इन है दैट द ईस्ट एंड एशिया आर राइजिंग एंड द वेस्ट इज डिक्लाइनिंग एंड दिस सेंचुरी एंड द फ्यूचर सेंचुरीज बिलोंग टू ईस्ट एंड एशिया। तो कंटेम्पररी डे वर्ल्ड में एशिया का राइज हो रहा है और वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है, और ईस्ट ने, एशिया ने ये साबित कर दिया है कि ईस्ट के अंदर भी वो पोटेंशियल है, वो डेवलपमेंट की स्पिरिट मौजूद है और वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो यूजुअली वेस्ट अपने साथ एसोसिएट करता था। इस हवाले से एडमंड बर्क ने 18वीं सेंचुरी के इख्तिताम पर इंग्लैंड को ये कहा कि आप इंडिया को इस तरह से ट्रीट ना करें कि वो आपसे इंफीरियर हैं, वो आपसे मोरालिटी में कम है या वो आपसे डेवलपमेंट में कम है। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज सुपीरियर लाइक द वेस्ट, like the England, and it has good people, it has learned people, it has educated people। और उन्होंने साथ में ये कहा कि हम जब देखते हैं दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो हुकूमतें थी उनके एडवाइजर्स एशियंस थे, तो इससे ये साबित होता है that the people of Asia have abilities, they have the spirit and they have the potential, and this has been proved in this century that the many authors are of the opinion that the center of gravity is shifting from west to east and Asia are rising, and a new system is developing that is known as Eastphalian system that will challenge the Westphalian system। ईस्टफेलियन ऑर्डर की इमरजेंस के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाइना ड्रामेटिकली राइज हो रहा है पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली, और उसने वेस्ट को एक टफ टाइम दिया हुआ है। और चाइना अब ये डिमांड कर रहा है कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, वो वेस्ट का बनाया हुआ है और उसमें एशिया का और चाइना का कोई इनपुट नहीं है। और अब चाइना ये चाह रहा है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके अंदर एशिया का और चाइना का इनपुट होना चाहिए, क्योंकि नाउ द एशिया इज राइजिंग एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इज चाइना। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्टफेलियन सिस्टम कब इमर्ज हुआ और वो कहां पे इमर्ज हुआ और उसके बनाने वाले कौन थे। वेस्टफेलियन सिस्टम emerged in 1648 at the end of 30 years war in Europe, और उसके अंदर कुछ असूल तय किए जाते हैं जिसमें टेरिटोरियल सॉवरेंटी होती है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वजूद में आता है और नॉन इंटरफेरेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और फिर यही वेस्टर्न सिस्टम 1648 से लेकर आज तक अप्लाई किया गया दुनिया में, और दुनिया के तमाम ममालिक को इन्हीं रूल्स के ऊपर जज किया जाता था। उनको उसी हवाले से एक इम्पोर्टेंस
یا نو امپورٹنس دی جاتی تھی اور اس پہ کنٹرول آلموسٹ ویسٹ کا تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ فیلین سسٹم کے بنانے والے جو ممالک تھے انہوں نے ہمیشہ سے اپنے فائدے کے لیے اس کی خلاف ورزی کی, اور جب اس کا کنٹرول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے سنبھالا آفٹر دا ورلڈ وار سیکنڈ, تو اس کا جب بھی دل چاہا اس نے اپنی مرضی سے اس رولز بیسڈ آرڈر کو توڑا اور ملکوں پہ حملے کیے, اور اس نے اپنی ایما کے مطابق ان قوانین کو انٹرپریٹ کیا. فار ایگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا, it was not authorized by United Nations Security Council, لیکن امریکہ اسی انسٹیٹیوشن کی بات نہیں مانتا جو انہوں نے خود بنایا تھا, اور پھر وہ عراق پہ حملہ کرتے ہیں. that was not authorized by United Nations Security Council. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ سے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے, جیسے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا, اسی طرح وینزویلا کے اندر حملہ کر کے ان کے صدر کو گرفتار کر کے اپنے ملک کی عدالتوں میں پیش کیا, اسی طرح اسرائیل کے ساتھ مل کر پیلسٹائن پہ حملہ کیا اور وہاں پہ پیلسٹینینز کا جینوسائیڈ کیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سسٹم جو امریکہ نے خود بنایا تھا وہ خود اس کے خلاف جاتا ہے, اور اسی وجہ سے اب یہ ڈیمانڈ ابھر رہی ہے چائنا اور ایشیا کے رائز کے بعد کہ ایک ایسا سسٹم ایمرج ہونا چاہیے جو ایسٹ فیلین ہو, اور اس سسٹم کے اندر ہر ایک ملک ان قوانین کو فالو کرے اور کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے. تو اسی حوالے سے چائنا اور ایشیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ فیلین سسٹم کو مولڈ کیا جائے, اس کو ایسٹ فیلین سسٹم بنایا جائے جس کے اندر نان انٹرونشن پہ فوکس کیا جائے, ملٹی پولیرٹی پہ فوکس کیا جائے, اور سٹیٹس کی نیشنل ساورنٹی کا خیال رکھا جائے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کا ہے. ایسٹ فیلین سسٹم کے اندر ایشین سٹیٹس یہ چاہتی ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے, کہ اس میں کسی ایک ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایک ایسا آرڈر ہونا چاہیے جس کے اندر تمام ممالک کی امپورٹنس ہو, اور ڈیسیجن میکنگ جو کی جائے وہ کنسنسس سے ہونی چاہیے, وہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ول اور وش پر مبنی نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کہا جا رہا ہے that the Westphalian order is declining and an Eastphalian system is emerging due to the emergence of Asian powers like China and India. And this Eastphalian system will be the new order of the day in the international relations.